अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप हैं वक्त न्यूज के साथ और आपके फेवरेट प्रोग्राम न्यूज लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा अल्मा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। प्रोग्राम न्यूज लाउंज में हम बात करते हैं नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर, उन खबरों पर तबसरे और तज्जिए शामिल करते हैं। आप लाइव कॉल के जरिए से हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ ही देर में आपको लाइव नंबर्स अनाउंस करेंगे। आप ना सिर्फ आज की अहम तरीन खबरों पर बात कर सकते हैं बल्कि अपने कोई जाती मसले को भी हम तुम्हारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेहमान मियां सैफ रहमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ साफी, कॉलम निगार, तज्जिया निगार। आजकल ये मुंसलिक है अंग्रेजी अखबार द नेशन के साथ। और न्यूज लाउंज में बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। नवाए वक्त टुडे में सबसे पहली खबर शामिल करते चले जी। महंगाई के हवाले से महंगाई का एक और बम। डीजल 3 रुपए 39 पैसे, मिट्टी का तेल 1 रुपया 85 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर सस्ता। सीएनजी की कीमत भी कम। हाई स्पीड डीजल 115.52, मिट्टी का तेल 104.6, पेट्रोल 99.9 रुपए लीटर हो गया। पंजाब में सीएनजी 3.89 रुपए किलो सस्ती, नई कीमत 83.55 रुपए किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ महंगाई के हवाले से एक और भी खबर शामिल करते चले। महंगाई बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, हुकूमत एक ही बार मार दे। अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कोई शय नहीं बची जिसे बेचकर गुजारा कर सके। तनख्वाह, किराए, बिजली बिल में चली जाती है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। एसएम करिश्ना भारतीय वज़ीर ख़ारिज जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं, वो लाहौर में थे। उसी सिलसिले की ये खबर है। एक मुलाकात से मसाइल तय नहीं हो सकते, ये कहना है एसएम करिश्ना साहिब का। कश्मीर और दीगर तनाज़ात का हल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया। उनकी चूंकि मुलाकात हुई है उनके साथ, मुज़ाकरात मुस्बत, दौरा नतीजा खेज रहा, मजीद पेशरफ्त होगी। 7 साल बाद लाहौर आया हूं। जरदारी ने सरबजीत का मामला संजीदगी से लिया, हुकाम को हिदायत जारी की। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा नवाज शरीफ दौर में ताल्लुकात बेहतर हुए थे, शहबाज शरीफ साहब का कहना है। उसके अलावा गवर्नर खोसा से भी मुलाकात हुई है जिसमें कहा गया है कि नफरतों के अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कृष्णा का हाफिज सईद के बयानात पर एतराज। बाल ठाकरे भी तो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है जी कि हाफिज सईद के बयानात पर जो एतराजात उठाए गए कृष्णा साहब की जानिब से, इस हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं मियां साहब। इसी सिलसिले में एक और खबर भी शामिल कर लेते हैं जी। मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात इस्लामी का बयान भी सामने आया कि आबी जारहियत और मसला कश्मीर नजरअंदाज पाकिस्तान भारत की विकेट पर खेल रहा है। हुक्मरान अमेरिका के बाद भारतीय गुलामी का तौक भी हमारे गले में डालना चाहते हैं, उन्होंने दीरबाला में खिताब किया है। जी साहब, महंगाई के हवाले से पहले तो आपसे वो ऐसे कुछ लगता है कि महंगाई एसएम कृष्णा की वजह से हुई है। आपने दोनों की खबरें जो इकट्ठी पढ़ दी। मगर महंगाई का देखें आप, एक तो जिक्र आ जाता है ना, एक तो खबरें जो आ जाती हैं कि जी अनाउंसमेंट आ गई जी ये रेट बन गया। आप देखिए केरोसिन ऑयल का ले लें, मिट्टी का तेल, कॉमन मैन आम आदमी गांव में देहातों में इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा जलाने के लिए ज्यादा। आप अगर देखें सर्वे करें, हमारे कुछ लोगों ने सर्वे किया पिछले दिनों, इस वक्त कीमत बढ़ने के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद 104 रुपए और कुछ पैसे हुई है। आज से कुछ दिन पहले ये हमने सर्वे किया और मार्केट में 140 रुपए ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। जी बिल्कुल। यानी अगर अब वो क्या होगा, यानी अनाउंसमेंट के बाद भी उसमें 40 रुपए का फर्क है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपको बनानी पड़ेगी हुकूमत को, और खास तौर पे सूबाई हुकूमतों को, इनको वो वॉच डॉग्स इस तरह रखने पड़ेंगे, सर्विलेंस कमेटीज या सार्फिन की कमेटी का ही कम से कम ये एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर दें कि लोग जाके वॉच करें कि ठीक है पेट्रोल में और सीएनजी में तो वॉच है, लोगों की निगरानी है, क्योंकि उसमें कोई ये घपला करने की आड़ नहीं है इनके पास, हमारे जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं या सारे होल सेलर्स हैं। लेकिन इसमें देखिए केरोसिन ऑयल जो एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज है, वो पहले भी 40 रुपए महंगा मिल रहा है अनाउंस्ड प्राइस से। ये महंगाई का वो बम है जो नजर नहीं आ रहा, जिसका अखबारों में कोई ऐलान नहीं हो रहा, जिसका सर्वे तो हम कर रहे हैं लेकिन वो सर्वे भी दबे दबे से एक दो जगह पे छप जाते हैं या कुछ टीवी चैनल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हुकूमत को कुछ वो जखीरा अंदोजों को पकड़ना पड़ेगा, तलब और रसद का बहाना बना के जो महंगाई का बम गिरा रहे हैं, वैसे कम कर दी जाती है, कभी ज्यादा कर दी जाती है। वो जो लीवर उनके हाथ में है, ये नहीं है कि ठीक है दुनिया में आजादाना तजारत का दौर है जी, लेकिन ये भी नहीं है कि आप साथ इस्तेसाल करें आम आदमी का जो पहले इतना पिसा हुआ है। इसीलिए तो अवाम ये रद्द-ए-अमल भी सामने। मैंने आपको शायद पहले भी एक मरतबा तज्जिया पेश किया था कि बहुत से ममालिक में आप जाएं तो वहां अगर रुपए के हिसाब से आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें यहां से कुछ जायद हैं या कम से कम बराबर हैं,
लेकिन वहां उन्होंने लोगों को इतना उनके हालात सुधार दिए हैं, मईशत को इतना सुधारा है। हम तो अपने अंदरूनी जंगों से नहीं निकल पा रहे, अपनी खलफशार जो है हमारा, उसी ने हमें तबाह कर दिया। और हम मईशत का, और देखिए हमारे यहाँ हुकूमत नाम है कि बस इक़्तिदार हासिल करने का, उसके लिए आप कोई होमवर्क नहीं करते। आप जो हुकूमतें ऑपोजिशन को कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग, यानी जो हुकूमत, जो पार्टी ऑपोजिशन में है उसको अभी से तैयारी करनी चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट में नहीं भी आती तो फिर भी वो गाइडलाइंस दे सकती है, अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, अपनी तकारीर के जरिए। वो मानना पड़ता है, आजकल का दौर जो है वो मैस मीडिया का दौर है। तो इसलिए हमारे यहाँ बाहर के ममालिक में आप देखें, अब अमेरिका में एक स्पॉइल्ड सिस्टम है जिसे कहते हैं, उनके बाकायदा जब एक निज़ाम, पूरी पार्टी बदलती है, उनके पास पूरा 500-600 ब्यूरोक्रेट्स का एक पूरी टीम होती है, एक्सपर्ट्स की टीम, वो पूरी की पूरी आगे वो बैठा देते हैं उनको, वो कहते हैं भाई काम करें, और थ्रू आउट द ईयर वो काम करते रहते हैं। जिस तरह शेडो गवर्नमेंट्स का एक तस्वर है को इंग्लैंड में, जिस तरह से बाहर के ममालिक में है, तो हमारे यहाँ अब हम इतनी जिद्दत क्यों नहीं इख्तियार कर रहे? अब हम वो पेंडू सिस्टम जो हमारा को माजी का था, मेरा उससे हम निकल आए हैं, वो तकियानूसी जो सारी, अब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आए। अच्छा मियां साहब, पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज से अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो काफी देर के बाद कमियां, उतार चढ़ाव होता था। उसके बाद अब मामला 1 महीने के बाद आ गया, अब वीक पे आ गया, फिर इन्होंने 15 दिन किया, अब इन्होंने 1 वीक कर दिया। अगर ये हर हफ्ते इसी तरह से कीमतों को तब्दील करेंगे तो जितनी भी मार्केट है, आपकी कंज्यूमर मार्केट है, वो किस तरह से अनस्टेबल हो पाएगी? किरायों में इजाफा होगा क्या? हर तीसरे दिन किरायों में इजाफा कमी होगी? किस तरह से चीजें जैसे पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की है तो रात को वो पेट्रोल दे ही नहीं रहे थे। अब उनको ये तकलीफ है कि जी अब हमने वो मार्केट में जो महंगा खरीदा, हालांकि मार्जिन तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ ताजर मार्जिन कम करने को तैयार नहीं है। यहाँ वो नेशनलिस्टिक अप्रोच तो है ही नहीं ना। हम तो सोचते हैं जी बस ठीक है, हमारे मुनाफे में कोई कमी ना हो जाए, और उसको हम कहते हैं जी मुनाफे में कमी को हम लोग नुकसान कहते हैं। हमारा नुकसान तो वो होता है कि जो आपकी लागत से कम आपको आमदनी आए, लेकिन हम अपने मुनाफे में कोई कमी करने को तैयार नहीं है। कि एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट नहीं है कि हम अपना हिस्सा, अपना स्लाइस ऑफ केक जो मेरा, वो कोई दूसरा ना खा ले। तो ये हमें मुनाफा परस्त हो जाए तो फिर अवामी हल्के जो है उनके अंदर तो खुद ब खुद इस किस्म की वो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, एक तकलीद, कि जब मैं मुनाफाखोरी करूंगा और मेरे इख्तियार में ज्यादा कुछ है तो फिर दूसरा आदमी जो रिटेलर है वो भी वो करेगा, खरीदार भी वही उसी ट्रेंड में चलेगा। तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, ये एक मुनफी ट्रेंड है जो मुआशरे में चल रहा है। अब जो अवामी रद्दअमल सामने आया कि अब तो हमारे पास लोग कह रहे हैं कि जी अब तो हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है, क्या बेचें, क्या खरीदें, और हुकूमत को एक ही बार अवार्ड देना चाहिए। महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगी होगी जी। आपका जो रेलवे का इतना बड़ा बहरान चल रहा है, रेलवे में बहुत बड़ा बहरान आएगा क्योंकि डीजल की महंगाई में अगर गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा ले दे करके, सब्सिडाइज करके, या कोई चीजों को रीएडजस्टमेंट का इनके पास एक लीवर तो होता है, तो इसमें डीजल को भी देखते कि कॉमन मैन की जरूरत के लिए वो भी बड़ी अहम चीज है। क्योंकि डीजल को ये ना समझे कि आम आदमी अपनी गाड़ी में तो चले नहीं यूज करते। अब डीजल का भी आप मुआवजा कर लें, डीजल हमेशा पेट्रोल से सस्ता ही रहा। माजी में लोग बाकायदा सीएनजी गाड़ियों से पहले डीजल गाड़ियां लेते थे कि चलें जी पेट्रोल से इसकी कीमत कम पड़ेगी हमें। अब डीजल 15-16 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल से भी। तो दुनिया में उतार चढ़ाव हैं। हम इस वक्त महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं जी। आप भी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। लाइव शामिल होने के लिए आपको नंबर्स बताते चलें। 0423 हमारा कोड है, 6361321887 हमारा पहला नंबर है। दूसरा नंबर भी मैं आपको बताते चलूँ, 0423 हमारा कोड है, 315207 हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी कोई राय देना चाहें तो भी दे सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। महंगाई के हवाले से बात करें, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। इस वक्त एक लाइव कॉलर है जी हमारे साथ लाइन पर, सज्जाद लाहौर से। उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सज्जाद, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। और मैं सज्जाद भाई हूँ। मैं असल में इस मौजू पे हटकर बात करना चाह रहा हूँ। कल मैं टीवी ऑन किया तो एक कोई ड्रामा चल रहा था एक अंदाज का, जिसमें ये दिखाया गया कि कोई नौजवान है जो बेरोजगारी से और घर के हालात से तंग आकर वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाता है कि जो दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासर में यानी कि मलूज है। और इसमें पीछे जो बैकग्राउंड में जो चीज दिखाई जा रही है, जब उसके हालात उसके सामने लाए जाते हैं और वो मंजर में दूध पाक और कलमा तैयबा और अल्लाह का इस तरह का विर्द है जो इसको इस तरफ तरगीब दे रहा है ड्रामे में और फिल्माया जो जा रहा है सीन, कि जैसे वो उन लोगों के तरफ जाए जो उन्हें बिलाखिर दहशतगर्दी में और खुद कुछ हमलों में इस्तेमाल करेगा।
दूसरी तरफ उसकी माँ है या उसका बाप है या उसके दोस्त है, वो उसे तरगीब दे रहे हैं कि जिंदगी है और दुनिया है और ये सारा कुछ है। इससे तासुर ये मिला है, और मीडिया में ये चीज जब आएगी और बहुत तकलीफ दे बात होगी, इसमें तासुर ये मिला कि जैसे हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब तरगीब देता है ऐसे नौजवानों को या ऐसे अनासर को जो बेरोजगार हैं या बीमार हैं या किसी भी हालात के साथ वो दो चार है, और उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है मजहबी लोगों की तरफ से कि आप अल्लाह के नाम पे या रसूल के नाम पे आप ये काम करें और इस तरफ आए और आपकी तफज भी होगा, आपको जन्नत भी मिलेगी, आपके पिछलों को भी कुछ ना कुछ माली मावनत भी होगी। ये बहुत तकलीफ दे अमल, और मीडिया से जब ये ऐसा कोई फीचर चलेगा या ड्रामा चलेगा या कोई दस्तावेजी फिल्म चलेगी तो उस पर लोगों पर यकीनन मंफी असर होगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया जी। मीडिया हरगिज़ इस चीज की अक्कासी नहीं करता, और वो एक ड्रामा था, ड्रामे की आपने शायद पूरा ना देखा हो, उसके एंड पे क्या वो स्टोरी का रिजल्ट देना चाह रहे हो, शायद कुछ रिजल्ट ऐसा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक और लाइव कॉलर है जी हमारे साथ, ख्वाजा गुलाम रसूल, उनको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम पे। ख्वाजा गुलाम रसूल, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह के सारे चैनल कुछ ना कुछ बात करते हैं महंगाई के ऊपर, लेकिन हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है पाकिस्तान के हुक्मरान क्योंकि इम्पोर्टेड हैं, कोई पाकिस्तानी इस वक्त हुक्मरान पाकिस्तानी नहीं है जी। कहने को वो पाकिस्तानी, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है वो पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है। कहीं को बम धमाके हो रहे हैं, कहीं ये सब ये इनकी मिली भगत है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बाहर से नहीं आता है। अफसोस ये है कि ये जो पेट्रोल और डीजल ये बेसिक आवाम की रिक्वायरमेंट है, डीजल ही से गाड़ियां, बड़ी गाड़ी चलती है और बड़ी गाड़ी से गरीब का घर चलता है, तो ये गरीब को मारने के पीछे पड़े हुए हैं, गरीब को खत्म करने के पीछे पड़े हुए, कहते हैं हमारे पास मैंडेट है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, ये तो लुटेरे हैं। बहुत शुक्रिया जी। राजा गुलाम रसूल कॉल कर रहे थे। एक और लाइव कॉलर है इलियास साहब हमारे साथ। इलियास, क्या कहेंगे आप? हेलो जी इलियास साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? हाफिज नियाज बोल रहा हूँ गुजरात से जी। सारी तकलीफ ने तेल दी, पेट्रोल दी, गैस दी। हेलो जी 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 फरमाइए। सर सियासतदान सारा खरीद के फिर रेट बता नहीं दे रहे, इन्होंने क्यों नहीं बंदा पूछने वाला? इलियास साहब, डिप्टी वजीर आजम भी आपके शहर के करीब के रहने वाले हैं, इस वक्त वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली भी आपके इलाके के रहने वाले हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? सारे मुलवस ने सारे इस काम दे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। बंदा पूछ रहा है चोरा जी, बहुत शुक्रिया हाफिज इलियास साहब। पाकिस्तान खाण वाले बहुत समझो सूट है साडे मुल्क दे विच सियासतदान ने जेड़े। ठीक जी इलियास, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है। हुक्मरानों से आप सवाल कर रहे हैं, आपका ये कहना है हुक्मरानों से पूछा जाए कि इस वक्त क्या हो रहा है महंगाई के हवाले से, खास तौर पे अली है एक और लाइव कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अली, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? जी मैं कहना चाहता हूँ ये लोग वो सारे चक्के इकट्ठे हुए हैं, इनके कारोबार हैं, इनके ये सारे बिजनेस हैं, ये जितने भी पेट्रोल पंप है हमारे मुल्क में लॉ ऑर्डर तो है कोई नहीं। जब पेट्रोल सस्ता होता मिलता नहीं है, महंगा होता तब भी नहीं मिलता। और ये भेड़ों का सिलसिला सुना है ये कि भेड़ें ये जो आ रही हैं बीमार, पूरी दुनिया ने ली नहीं है, हमने ले ली। हमजा शिबाज का पता नहीं इन्वॉल्व है बीच में, ये कौन कहते हैं कि ये लोग इन्वॉल्व। मुर्गी अंडा भी छीन लिया इन्होंने, अल्लाह इनको गरक करे। ये इतने गंदे अंडे हैं कि जिनका हिसाब कोई नहीं, हम लोगों को भूखे मार रहे हैं। मैंने एक सवाल किया था उस दिन आपसे कि यार वो भाई इस पे भी जरा तवज्जो दे दो कि गरीब आदमी बच्चों को कहाँ पढ़ाए, उनको कहाँ ले जाए। इन स्कूल वालों ने, प्राइवेट स्कूलों ने अपने सिलेबस छपवाए हुए हैं, कॉपियां इनकी अपनी छपी हुई हैं, इस बात पे क्यों नहीं बोलते? ये बड़े लोग हैं इसलिए आप नहीं बोलते। नहीं अली, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आपसे गुजारिश की थी कि हम किसी दिन इस पर डेडिकेटेड प्रोग्राम करेंगे। आप मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कम से कम 1 महीना हो गया ये सवाल किए हुए, आपने आज भी कल भी करते हैं। देखिए ये हमारे मसाइल ये हैं, ये मसाइल नहीं है हमारे, ये तो सारे बेगैरत लोग हैं जिनके आप बीने बजा रहे सुबह से शाम तक। इनको हमने तो देखिए, हमने तो प्रोग्राम का आगाज किया पेट्रोल की कीमतों से। क्या ये आपका मसला नहीं है? हमने तो अभी तक किसी की कोई ऐसी खबर शामिल नहीं की कि जिसमें हमने कोई बीन बजाई हो किसी सियासतदान की। हमने तो पेट्रोल की बात की कि आपका मसला नहीं है। पेट्रोल भी हमारा मसला है, ये भी हमारा मसला है कि एक बच्चे को आप एजुकेशन ही नहीं दे सकते। हम जो सिलेबस है, जो सरकारी स्कूलों का सिलेबस है वो है 2000-3000 रुपए का। इनकी बुक्स लेने जाए तो एक बुक 2000 रुपए की है, इनकी कॉपियां लेने जाए जी हमारे स्कूल की छपी हुई कॉपी नहीं होगी तो हमने नहीं पढ़ाना, आपको उठा के बाहर फेंक देंगे कॉपियां।
आपके यूनिफॉर्म बुक जहाँ पे शॉप है वहां पे चले जाए, यूनिफॉर्म की शॉप पे आम कपड़े अगर आप 2000 रुपए में बना सकते हो तो वहां पे यूनिफॉर्म आपको 5000 रुपए में मिलेगा। भाई ये बातें हमारी करने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी ग्रीवेंसेस बिल्कुल जेन्युइन है। आपने जब भी सवाल किया, हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद होते हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका सवाल हमने उनको थ्रो ना किया हो। हम ये सवाल भी आपका पूछेंगे, लेकिन इस पे हम आपकी खातिर, आपकी ख्वाहिश पे हम बाकायदा तौर पे किसी माहिर तालीम को, किसी हुकूमती शख्सियत को भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर यकसा निजाम तालीम क्यों नहीं लाया जा रहा। ये सारे डाकू इकट्ठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अली। हम जरूर, जैसे कि हमने पहले भी बताया, मीर ने भी आपसे कहा, हम एक खास प्रोग्राम करेंगे इस पे, और अभी मियां सैफुर रहमान साहब से भी यकसा निजाम तालीम के हवाले से बात करेंगे। एक और लाइव कॉलर है मोहम्मद अकरम मियां चन्नू से हमारे साथ। जी मोहम्मद अकरम, आप क्या कहना चाहेंगे हमसे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये पाकिस्तान को लूटने का क्या सब सियासतदानों ने प्लान बना लिया है? क्या ये हमारा मुल्क इसी तरह रहेगा? महंगाई रोजाना आए दिन महंगाई, क्या हम इसी तरह खबरें सुनते रहेंगे? क्या ये निजाम सीधा हो सकता है कि नहीं? बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अकरम मियां चन्नू से कॉल कर रहे थे। सबसे पहले तो जरा आप अली साहब की बात का कमेंट कर दें कि जो यकसा निजाम तालीम नहीं है, मांगूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये ना हो, मुझे तो ये एक अंदेशा हो चला है कि हमारे सियासतदान या इक़्तिदार में जो बैठे हुए लोग हैं वो इम्यून ही ना हो जाए, उनमें कोई एंटीबॉडीज ही ना पैदा हो जाए लोगों की राय के खिलाफ जी। वो कहें जी अब इतराज तो हो ही रहे हैं तो फिर क्या, आंखें बंद करें और काम करते जाएं अपने जो उनके मकासद हैं, तो हो तो यही रहे। असल में ये हमारा उस दिन एक प्रोग्राम हुआ किसी और चैनल पे, उसमें भी यही बात हुई जी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए कि नहीं। मैंने कहा जी बुनियादी मसला तो ये है कि लीडर्स और लेड हुकूमतों में और अवाम में एक बहुत बड़ी खलीज बन गई और वो खलीज बढ़ती जा रही है। हालांकि जमहूरियत का जो असल हुस्न है, जिसके बारे में कहते हैं जी जमहूरियत का हुस्न आज़ादी इज़हार है, फलां है, वो असल ये है कि हुकूमत और अवाम में फासले कम होते हैं। गवर्नेंस या डेमोक्रेसी का बुनियादी तो गिफ्ट ये है, अगर वो ये चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रही तो लोगों ने फिर यही एतराज़ आने हैं जो अली साहब कह रहे हैं, जो बाकी दीगर गुलाम रसूल साहब या बाकी लोग कह रहे हैं। अब ये लोग एतराज़ सारे इनके जायज़ हैं, कोई बात उन्होंने गलत नहीं की। खासतौर पर अली साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ये मामला है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ इस पर मैं खुद भी एक कॉलम लिखूँ, और वज़ीर आला साहब से मुलाकात भी हमारी होती रहती है, मीडिया सीनियर्स और जूनियर्स सारे लोग जाते हैं, उसमें बाकायदा हम टेकअप करेंगे कि जनाब आप जब निजाम तालीम के लिए झंडे लहरा रहे हैं, मियां साहब दानिश स्कूल से जरा नजर हटा के वो जो टाट वाले स्कूल है ना, जी मैं आपको तकसीम करने के लिए वो बाकायदा हेलीकॉप्टर में हमें लेके जाते रहे वहाँ। ये क्या खुद तकसीम पैदा कर रहे हैं ना, एक तरफ दानिश सिस्टम बना रहे हैं, एक तरफ दूसरे प्राइमरी स्कूल का। और ये है कि हमने उन्हें ये पॉइंट आउट किया और हमारे कॉलम्स में भी ये जिक्र आया और बहुत से अखबार नवीसों ने भी पॉइंट आउट किया, और हमने यही उन्हें कहा कि मियां साहब इसको कोई मुसावियाना या इस तरह कोई मुनसफाना सी तकसीम कर दी जाए कि जहां पे लोग महरूम हैं ज्यादातर उन महरूमियों का इजाला किया जाए। मुमकिन हो सकता है कि एक दिन में ना हो, और जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनमें उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहां पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए। आपको हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, इसको आपने बहुत ज्यादा एक जिन बना दिया। हाँ। वो जो आपने तालीमी एक जिन बना के खड़े कर दिए ना, वो ठीक है जी फंडामेंटल राइट्स की नफी है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं या अदालतों में चले जाते हैं। मैं तो समझता हूँ आजकल अदलिया जो काम कर रही है अवाम की फलाह का, अगर वो जाएंगी भी तो मेरा नहीं ख्याल वो उनको रिलीफ देंगे। अगर लोग अपना मौकफ लेके जाएं, मैं समझता हूँ अली साहब भी जाएं, इस वक्त वो एक 100 मोटर नोटिस पे एक रिक्वेस्ट भेजें, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस साहब उनकी बात सुनेंगे। जब वो सुनेंगे, इधर मीडिया भी अपना काम करे साथ मिलकर, अगर और ये खूबसूरत बात की है, मैं तो बोले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ताकि ये है कि जो भी आपके पास व्हीकल, जो भी आपके पास रिलीफ का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है उसको इस्तेमाल करें, तभी होगा। नहीं तो अदरवाइज ये जो जिन बन चुके हैं इनको बोतल में बंद करना बहुत मुश्किल है। कम से कम उनको कदम तो लगे थोड़ी बहुत। ये जो फंडामेंटल राइट्स का एक उन्होंने एक आड़ ली हुई है कि जनाब हमें कोई किसी, ये आज़ादी का दौर है जनाब, हम जिस तरह चाहें हमारे साथ लोग आते हैं, आजादाना कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ही जाना है अवाम को अगर यही सब करना है तो फिर वजीर तालीम किस लिए बैठे हुए, उनको किस वजह से असूलन तो यही काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अफसोस तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार मुदाखलत इसलिए करनी पड़ रही है कि आपके वो जो लोग जो मुंतखब होके आए हैं, चाहे वो पंजाब में बैठे हैं चाहे वफाक में, वो अपना काम नहीं कर रहे। अगर वो काम कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के और थोड़े मसाइल, 17-16 हजार उनके जो केसेस पेंडिंग वहां पड़े हैं, अल्तबा में है, वो अपना काम करें। वो तो मजबूर हो गए, उनको मुदाखलत करनी पड़ रही है, और लोग बार बार उन पर एतमाद करके जाते हैं कि जी हमारे मसाइल हल करें। हालांकि उससे भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत ये समझ रही है कि हमारे काम में मुदाखलत है, और जो अदलिया है वो एग्जेक्टिव का काम कर रही है।
ये नहीं होना चाहिए, वाकई नहीं करना चाहिए अदलिया को एग्जीक्यूटिव का काम। ठीक, अब कुछ बात कर लेते हैं कृष्णा साहब के दौरा पाकिस्तान के हवाले से। जैसे कि हमने न्यूज़ पढ़ी कि ये कहना है एक मुलाकात से मसाइल हल नहीं हो सकते। कृष्णा, कश्मीर और दीगर तनाज़ात का हल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात, लेकिन ये तो कई मुलाकातों से मसाइल हल नहीं होंगे। भारत का जो मुआमदाना रवैया है वहाँ की रियासत का, और देखें बदनसीबी ये देखें कि हमारे यहाँ मीडिया को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया एक काम में बहुत आगे है कि रियासत का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो हुकूमत है। अगर हुकूमत किसी जगह पे गलती करे तो मीडिया अपनी उसकी गर्दन पे हाथ डालता है। अगर वहां पे अगर हम भारत के खिलाफ भी कोई गलत काम करें, लेकिन वहां क्या है, वहां का मीडिया भी आप देखें कि अगर वो कश्मीर पे अपना तसल्लुत के बारे में जो भी वहां पे पॉलिसी आती है, कांग्रेस की हुकूमत हो, बीजेपी की हो, उनका मीडिया उनको सपोर्ट करता है। मैं इसके बिल्कुल हरगिज खिलाफ हूं इस चीज के। मीडिया का तो काम है बाकायदा हर चीज की वो उधेड़ बंद करके सामने रख देना कि जनाब आप देखें इस वक्त आपने तसल्लुत कायम किया। वहां चंद एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कश्मीर के तसल्लुत पे उनको तनकीद का निशाना बनाया वहां की हुकूमतों को, लेकिन उनकी जो अक्सरियत है वो नहीं है। ये हमें बड़ा अफसोस है। हम अपने मीडिया वाले भाइयों को जो अक्रॉस दी बॉर्डर हैं उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मीडिया का किरदार अदा करें, ताकि उनको एक महसूस हो कि हमें इसमें उनकी तरफ से कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही, उनकी तरफ से तौसीक नहीं मिल रही। अब रह गई ये बात कि एसएम कृष्णा साहब का दौरा, इसमें एक काम तो अच्छा हुआ कि जो वो मुफाहमत की यादाश्त थी, जो नरम वीज़ा पॉलिसी, ये आपकी तजारत के हवाले से तजारत के लोगों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि जी ये दो ऐसे हम अपने हमसाए हैं, हमसाए तो तब्दील नहीं किए जा सकते, तो हमसायों को मिल के कारोबार करना चाहिए। देखिए भारत और चीन का कितना ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ भी हुई, कितना ज़्यादा उनके दरमियान झगड़े रहे, $60 अरब से तजावज़ करके उनकी तजारत बाहमी। यानी ये है कि दुनिया अब चल रही है रीजनल कोऑपरेशन पे, इलाकाई तावन पे, आलमी तावन पे। ये एक दूसरे पर इन्हिसार का दौर है, इंटरडिपेंडेंस का। बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी जो हैं वो दूसरी ममालिक की तरफ, कौमों की तरफ देखती हैं और तभी उनकी मईशतें चल रही हैं। गोगे उनमें उनका एक आकाशमाना अंसर भी शामिल हो जाता है, वो उनकी एक माइंडसेट है, उनकी ताकत का घुमंड है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे भारत में भी ये माइंडसेट चल रहा है और हम इससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे खाइफ नहीं है, हम अलर्ट हैं मिन हैसुल कौम। और हमारा ये अखबार बिलखुसूस इसका तो वो आपको पता तुर्रा इम्तियाज ही है कि हमें जगाता रहता है कि भाई ये चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अब थोड़ा सा बैलेंस तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा। हम अपने मौक़िफ़ पे फर्म रहते हुए, मजबूती से अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते हुए हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, बजाय कि हम तजारत करें यहाँ क्रॉस दी सीज, कई 7 समुंदर पार, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं। कोई चीज़ आप बाहर से ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं जी, तो यहाँ आते आते वो उस पर कितनी, मेरा ₹1 की चीज़ के ऊपर तो $2 किराया पड़ जाता है जी। अगर वही चीज़ भारत में कई चीज़ें ऐसी मुयसर हैं जो वहाँ से आप मंगवाते हैं दूर से, तो आपको ₹1 के ऊपर 2 पैसे सारा किराया पड़ेगा। हाँ। इसी तरह भारत भी पाकिस्तान से कुछ चीज़ें मंगवाना चाहता है, खासतौर पर तजारती कम्युनिटी मैंने देखा वो बड़ी फाल जा रही है, उधर भी और इधर भी। आपने तजारत की बात की, उसी से मुंसलिक एक खबर शामिल कर लें। भारत कश्मीर और सियाचिन के मामले पर अपनी पॉलिसी बदलने को तैयार नहीं। कृष्णा ने कश्मीर के हवाले से कहा कि 60 साला मसला 2 घंटे में हल नहीं हो सकता। भारतीय वजीर खारजा ने भी मीनारे पाकिस्तान जाकर वाजपेयी रिवायत का इयादा किया। आप कह रहे हैं कि हमें तजारत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो भारत की कुछ हट धर्मी है, क्या अगर ये हट धर्मी ऐसी कायम रहेगी, सबसे जितने भी वो जिनको हम सीबीएम्स कहते थे जितने भी हम कर रहे हैं वो तो उनका कोई फायदा नहीं। सबसे अफसोसनाक पहलू है, देखें मियां नवाज शरीफ के दौर में वाजपेयी आए, लाहौर आए, बस में बैठ के आए, बड़ा उसका हाइप क्रिएट किया गया और बड़ी खुशी हुई कि जी 2 ममालिक जो आई बॉल टू आई बॉल हर वक्त एक तसादुम किसी कैफियत में रहते हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और जिनके बारे में तस्वर है कि जी ये थोड़े से खर दिमाग हैं दोनों ही, झगड़ने पे आते हैं तो बॉम्ब भी शायद चला दें, ये भी एक तस्वर दुनिया में पाया जाता था। तभी उसके बारे में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट और क्या क्या कहा जाता। तो वाजपेयी साहब ने यहाँ से बड़ी अच्छी तकारीर की, मसाइल के हल की भी बात की और कहा जी कश्मीर का मसला भी हम हल करेंगे। जब वो वापस पहुंचे उनके मीडिया ने या उनके ज़ोमा जो थे बड़े बड़े सियासी, उन्होंने पूछा जी आप कश्मीर का मसला किस तरह हल करेंगे और आपका क्या फॉर्मूला है और क्या बयान दिया है आप। उन्होंने कहा जी मैंने तो वो कश्मीर की बात की जो पाकिस्तान के कब्जे में है। यानी आप अंदाजा करें कि वहीं पे उन्होंने समरसॉल्ट, वहीं पे उन्होंने कलाबाजी ले ली। हाँ। तो ये वहां पे देखें दुनिया अब बकाए बाहमी तो तब ही है कि आप कुछ ले और कुछ दे। ये इस तरह नहीं चल सकता कि आप एक ही माइंडसेट के साथ कि आप समझते हैं मैं सुपर पावर हूं इस खिते की और बाकी मेरे सैटेलाइट्स हैं। लेकिन एक जो तबका ऐसा भी है पाकिस्तान के अंदर जो ये समझता है, ये कहता है और इस बात पर वो बड़ा मुत्तफिक है वो तबका
कि अब पाकिस्तान और भारत की जोग्राफियाई हैसियत इस तरह की है कि हम अपने हमसाये को बदल नहीं सकते। ये घर नहीं है कि हम यहाँ पे किराए पर रह रहे हैं, यहाँ से छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो जाएं। हमने रहना तो इकट्ठे ही है, तो क्यों ना फिर मामला तो खत्म किया जाए, जो शायद आने वाले 50 साल के बाद भी खत्म होंगे, तो उन्हें क्यों ना पहले खत्म किया जाए। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, खत्म का लफ्ज तो मैं नहीं कह सकता कि खत्म होंगे, हाँ कि सुलझा दिए जाए, मामला सुलझा दिए जाए। इस तरह के थोड़ा मैंने वही अर्ज की ना, जैसे अब दौर है गिव एंड टेक का, थोड़ा सा इसार का मुजाहरा पाकिस्तान करे, थोड़ा सा इसार का मुजाहरा, इस तरह के फार्मूलाज हैं। आपका चिनाब फार्मूला है, डीमिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर है, इस तरह के कई फार्मूलाज हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं। ऐसे फार्मूलाज बनाए भी जा सकते हैं कि जिसमें देखें कम से कम और कुछ नहीं तो इस वक्त वीजा की नरम पॉलिसी के साथ एक काम तो हो सकता था ना कि पाकिस्तान मुतालबा करता या भारत कम से कम उसमें थोड़ी पेशरफ्त करता कि कश्मीरी भाई ऐसे हैं जिनके कई अजीज व कारब भारत का जो जहां पे तसल्लुत है वहां पे उनके रहते हैं, वो आपस में मिल नहीं सकते। इतनी सख्त पॉलिसी है उनके पीछे इंडियन आर्मी। अगर जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तानी कश्मीर के लोगों से मिलेंगे तो वो तो फिर हकायक खुल के सामने आ जाएंगे। वो तो भारत चाहता है ताकि ये देखिए थोड़े से अमली इक़दाम तो आपको करने पड़ेंगे। ये तो नहीं है कि आप एक मोहनदाना रवैया भी रखें, सुपर पावर माइंडसेट भी रखें, आप सिक्योरिटी मुंह में राम नाम जो है ना, आप सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी चाहें और पाकिस्तान का के साथ दोस्ती भी चाहें और दुनिया को बताएं कि जी पाकिस्तान को जो इतराज़ात है वो खत्म हो गया, अब हमें सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दे दें ताकि कल हम वीटो पावर के साथ हमेशा के लिए कश्मीर का मसले को खत्म कर दें। इस वक्त एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, अय्यूब, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करते चले। अय्यूब, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? पेट्रोल की कीमतों के मुतालिक तो खैर सबका ही मसला है, ये तो जनरल बात है, लेकिन मेरा ये एक जाती प्रॉब्लम है, वो उस इशू को आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अभी रिसेंटली कुछ 6 तारीख को मेरे मामू का एक्सीडेंट हुआ है DHA फेज 5 में, ठीक है, मौका पर ही उनकी डेथ हो गई है। कोई अयाश लड़का था किसी अमीर खानदान का, ड्रिंक की हुई थी उसने, तो गाड़ी चला रहा था, तो इसकी गाड़ी चला रहा था, फुटपाथ पे बैठे वो मालियों का काम करते हैं मामू मेरे, तो वो वहां पर बैठे काम कर रहे थे अपना, तो गाड़ी ने उन्हें हिट की, मौका पर ही उनकी डेथ हो गई है। शाम तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जाके कोई उनकी लाश वहीं पे पड़ी रही है, उन्होंने पुलिस वालों ने 3-4 घंटे के बाद जाके FIR काटी है, और अभी तक उस पर कोई रद्द अमल नहीं का भी सामने आया कि अभी तक कोई अंदर है। गाड़ी उनके पास है, गाड़ी उनकी कस्टडी में है, इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है जी 500। अय्यूब, आपने किसी को नामजद किया, कोई है आपका मुलजिम जिसको आप समझते हो कि उनकी जानिब से? जी किसी को नामजद किया आपने, या ऐसे नामालूम किसी शख्स ने टक्कर मारी थी जिसके बायस ये हादसा पेश आया? वो भाग गए हैं, वो भाग गए, ड्राइवर लोग भाग गए हैं, जो गाड़ी चला रहा था उनका बेटा, किसी मीरजादे का बेटा, वो भाग गया, सिक्योरिटी गार्ड नहीं भगाया है, DHA की सिक्योरिटी गार्ड ने से भगाया है, ठीक है। और अभी तक हमें पुलिस की तरफ से कोई ऐसा नहीं कि वो बदले पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, पर कल भी गया था, परसों भी गया, भी आएंगे, गाड़ी उनकी 60-70 लाख की गाड़ी है। अय्यूब, आपने कहा कि कोई किसी अयाश, किसी अमीर खानदान का अबाश किस्म का नौजवान था जिसने ड्रिंक की हुई थी और उसने ये टक्कर मारी उसी नशे की हालत में, तो ये आपको सिर्फ कॉल ड्रॉप हो गई है हमारी, और ये थे जी एक लाइव कॉलर, और उनका ये कहना था कि इस तरह से सरेआम चलते सड़क पर जाते हुए ड्रंक लोग जो है, जो कि गाड़ियां ड्राइव करते हैं, यही ट्रैफिक रूल्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है, और ड्रंक होकर जो गाड़ियां ड्राइव करते हैं और फिर एक राहगीर जो है उसको किस तरह से कुचल के चला जाता है, भाग जाता है। और यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है, लम्हा फिक्रिया ये है कि अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा सका, अभी तक उसका पता ही नहीं चल सका कि उसका पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और किसी भी किस्म का तामुन नहीं किया। इस वक्त एक और लाइव कॉलर है मुस्तफ़ा हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, आप क्या कहना चाहेंगे हमसे? जी, मैं अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे और आपके बड़े अच्छे जो एनालिस्ट हैं वो उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया। मैं अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिसी हो, कश्मीर हो, इकॉनमी हो, तालीम हो, सेहत हो, ये आपके जो डेस्पोटिक रूलर्स स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि आपके डेस्पोटिक रूलर्स हैं, अगर वो डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर नहीं थे तो वो सिविलियन जो डेस्पोट्स थे, तो ये जैसे आजकल है, तो ये इनके जो इंटरेस्ट है ना वो केटर करती हैं। एक साहब ने 3 दरिया भेज दिए, उसके बाद जंग की और उसके बाद सुलह की बात की, और एक साहब ने जंग करवाई, भुट्टो साहब ने, और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट में उन्होंने इसको इश्यू मान लिया। ये जो कौम को सच बोलना चाहिए, कश्मीर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज शुरू से किया हुआ है, लोगों को धोखा देते हैं, कुर्सी अपनी जो है उसे बचाने के लिए जब जरूरत हो या कुर्सी हासिल करने। कश्मीर जो है इसको बिल्कुल क्लियर
ट्रांसपेरेंट तरीके से जो इनकी पॉलिसीज रही हैं, और ये डायरेक्शनलेस लोग हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं, स्वयं वेस्टेड पावर और मनी इंटरेस्ट के। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग हैं इन्होंने कश्मीर को, इंडिया ने एक अटूट अंग जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया हुआ है, ये नहीं आपको बताएंगे। ये रेजोल्यूशन की आप कश्मीर के ऊपर इंडिया से कहें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। आपने इतनी जो भी जंगें की, कारगिल आपने किया वो मुशर्रफ ने, उसके बाद फिर वो आगरा चला गया और जलील होके आ गया। सवाल यह है कौम इतनी बेवकूफ नहीं रही जैसे आजकल भी बेवकूफ बनाया जा रहा है एक बात में या दूसरी बात में। यहां इमरान खान साहब से भी मैं अर्ज करूंगा कि आप सिर्फ पंजाब की बहुत अच्छा करते हैं, कोताहियां जो है आप और आपके लोग जो हैं वो उसको हाईलाइट करते हैं। आप हुक्मरानों की करें जो सेंटर में बैठे हैं, जो सिंध के एग्रीकल्चर की बात करें, सिंध के लोगों की बात करें, कराची की टारगेट किलिंग बत्ताखोरी की बात करें, वहां तो आप खामोश हो जाते हैं। आपने आज तक कभी नहीं ये कहा कि प्रेसिडेंट की ड्यूल फंक्शन जो है आइन के मुताबिक नहीं है, वो पार्टीजन पॉलिटिकल नहीं हो सकता। ना आप कहते हैं ना नवाज शरीफ कहता। आप कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? हर वक्त आप कहते हैं हम जमहूरियत को प्रमोट करेंगे, हम उसका दिफा करेंगे। कोई जमहूरियत नहीं, इनके अपने जाती इंटरेस्ट है। कुर्सी सिर्फ जाती मफादात हैं सियासतदानों के, इन्हें जमहूरियत की या मुल्की मफाद की कोई परवाह नहीं। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा साहब कॉल कर रहे थे हमें। एक और लाइव कॉलर हैं अब्दुल रशीद साहब इस्लामाबाद से। अब्दुल रज़ाक इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं। रज़ाक साहब वेलकम टू द शो, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। पहले तो मदीया और हाफिज साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हालांकि ये वक्त टीवी की पॉलिसी है लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि यहाँ से मेरे भाई मुस्तफा साहब बोल रहे थे, उससे पहले अली साहब से, पूरे पाकिस्तान में जहाँ से लोग बोलते हैं लोगों के सीने इस फोड़े से पक चुके हैं, गल सड़ चुके हैं। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त है कि जिन लोगों ने IGI पैसे लेकर बनाई थी और जो लोग जाली डिग्रियों पर कौम के साथ झूठ बोलकर इलेक्ट हुए थे, उनका फैसला जनरल इलेक्शन से पहले करें। दूसरी दरखास्त मेरी इमरान खान साहब से है कि ये तो वन डे मैच नहीं है, आप 2 ओवर कराते हैं, आप जाकर ड्रेसिंग रूम में आराम करना शुरू कर देते हैं। ये फुल टाइम जॉब है, आप निकले, आप बाहर निकले, लोग तंग हैं, लोग ये मर खुदकशियां कर रहे हैं। आप जो जाते हैं फिर वाशरूम फिर हो जाते हैं। आप इमरान खान साहब आप प्लीज, ये फुल टाइम जॉब है, आपने ये टेस्ट करना है, ये वन डे नहीं है, ये 2020 नहीं है। शुक्रिया जनाब जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक साहब कॉल कर रहे थे, उनकी बात कुछ वाज़ेह मैं तो सुन रहा है लेकिन आपने लेकिन मैं उन्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब IGI कभी नहीं बनेगी। वजह यह है कि अब वो रोल जो अदा कर दिया वो कर दिया। अब अवाम की जो बेदारी है वो बजाते खुद ही एक बहुत बड़ा एक स्टॉप है इस पर। तो ये इतना आसान नहीं रह गया। मीडिया भी अगर अवाम की अक्कासी कर रहा है, उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, उनकी ख्वाहिशात की, तो मीडिया भी उस ताकत तो ड्रॉ अवाम से कर रहा है ना। मीडिया सिर्फ अपने चेहरे से तो नहीं ड्रॉ कर रहा कि ये एंकर आए हैं स्टेज पे और आके, ठीक है उनकी एक अपनी पावर और डिस्प्ले है, लेकिन असल तो अगर जब तक वो अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करेगा तो वो स्ट्रेंथ है उसकी। तो उस स्ट्रेंथ के साथ अगर ये सारी कलेक्टिव इज्तिमाई जो ताकत और कुव्वत है, ये अब उस तरह किसी एजेंसी को किरदार अदा नहीं करने देगी। ये मुझे अब लग रहा है। माजी में जो हुआ वो तो हुआ सो हुआ यकीनन, और वो केस अभी जेर समात भी है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है, जिसमें ISI के साबिक सरबराह जनरल दुरानी ने भी आगे बताया जी कि जी मैंने जनरल बेग के कहने पे, लेकिन उसमें से निकली कुछ नहीं राजी, वो तो खरीदा खोदा पहाड़ निकला। दरअसल ये है ना जी, हमारे यहाँ जो ताबूनी कोई नहीं कर रहा, उसमें तो क्या करेंगे लोग हैं या जो लोग अंडर हैंड इस तरह की डील्स करते हैं, वो इतने सियाने हैं या इतने समझदार हैं या इतने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं कि वो तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट कर देते हैं हर चीज को। इतनी सफाई से काम करते हैं, सफाई से वो काम करते हैं। दूसरे आदमियों की निस्बत जो साफ सुथरा काम करते हैं वो ज्यादा ज़हीन और ज्यादा चालाक और मकार हैं, तो इसलिए वो अपने सबूत नहीं छोड़ते। अब यही एक चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि आप बगैर सबूतों के भी पकड़े लोगों को, और सबूत भी मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा वो रस्सा टाइट करेंगे तो मेरा ख्याल निकल आएगा कुछ ना कुछ। अगली खबर करते चले नवायक टुडे की, जो कि है ताकत बलोचिस्तान के मसाइल का हल नहीं, मुज़ाकरात किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार के तहत कॉन्फ्रेंस सियासी हल होना चाहिए। यासीन आज़ाद अदालत उस्मा भुगटी के कत्ल का नोटिस लेती तो ये हालात ना होते। इसके साथ साथ एक और खबर भी शामिल करते चलें। कराची में चीन की मदद से
100,000 मेगावाट का बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का फैसला, सस्ती बिजली हासिल हो सकेगी। 465 मिलियन रुपए जारी, अराजी हासिल कर ली गई है। पाकिस्तान 6 मजीद न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है। सही। पहले तो बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। उनका ये कहना है जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार के तहत ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उनका ये कहना, तो भुगटी के जो कातिल हैं उनको अगर उनके हवाले से यासीन आजाद जो आजकल सदर हैं उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि 2006 में अगर उस वक्त वो नोटिस ले लेते तो उनका हवाला है जब चीफ जस्टिस वहाँ कोयटे में तैनात होंगे, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी अगर उस वक्त नोटिस ले लिया जाता तो बात इतनी ना बढ़ती। लेकिन बहरहाल अब वो बाकी पीछे जाने से तो कोई फायदा नहीं, अब भी उसका नोटिस लिया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ले। लेकिन केस तो चल रहा है अकबर, केस चल रहा है, नोटिस की जरूरत तब पड़े ना, अगर ऑलरेडी केस तो उसके चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक सोच ये भी पाई जाती है कि वो ये बाकायदा कोई मिशन नहीं दिया गया था उन्हें कत्ल करने का, जैसे कत्ल अम्द कहते हैं। लेकिन फिर भी जब आप कहीं ऑपरेशन करते हैं, मैं कहता हूं जनाब वहां पे आप चढ़ाई करें या जलगार करें या जाके हमला करें और कोई एक्शन करें तो उसमें इम्कान तो हर तरह के देखने पड़ते हैं। बल्कि फौजी जो हिकमत अमली होती है उसमें तो कॉन्सिक्वेंसेस पहले देखे जाते हैं। जो हम एक सिविलियन आदमी अगर कोई इस तरह की नादानी करेगा वो तो और बात है। तो जब आप कहीं एनकाउंटर पे जाएंगे, जब आपकी फौज कशी किसी जगह पे होगी तो आप कितनी भी एहतियात करें। जैसे कि जनरल मुशर्रफ से हमारा एक मुलाकात हुई तो उसमें हमने खुद उन्हें कहा, जब लाल मस्जिद के हवाले से बहुत सी बातें हुई तब, तो हमने कहा जी कि ये देखें तो फौज जो है वो तो बड़ा रेजिमेंटेड इदारा होता है, वहाँ तो बड़ा डिसिप्लिन होता है। उन्होंने कहा नहीं जी, डिसिप्लिन भी बाज़ औक़ात कोई सिपाही खो देता है। जब माथे पे गोली आती है तो वो फायर वो भी कर सकता है अपनी जान बचाने में। जब वो फायर करेगा तो उसके नतीजे में अंदर से कितने फायर आएंगे और फिर यहाँ से कितने होंगे। तो हुआ यही है कि वो एक ऑपरेशन इस तरह तो शायद ना किया गया, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है ना। लेकिन जब वो ऑपरेशन किया गया तो उसके नताइज को समझना चाहिए था कि कुछ भी हो सकता है। इन्होंने अपनी तरफ से कमांडो एक्शन ये किया कि जी उनको पकड़ लाएं या उनको कम से कम महदूद कर दें या मैसूर कर दें, चूंकि अंदर भी कुछ इस तरह का मवाद था। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में चीजें आएंगी, ये तो मैं बादी नजर में जो चीजें सामने नजर आ रही हैं वो थी, वो मवाद फटा तो उसके लेकिन अब 6 साल के बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी? अब तो एविडेंस खत्म हो गया, विटनेस ही नहीं है, तो किस तरह ये है कि इन चीजों को बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाकया कि इस तरह के मामला, इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि जो आपने असल राह मुतय्यन करनी है अपनी, वो ये है कि वो जो एक ऑटोक्रेटिक एक माइंडसेट होता है ना, वन मैन शो, वो खत्म करना चाहिए। हर काम जमहूरी अंदाज में मशावरत से हो और दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स को आप लेके चलें। नवाब अकबर भुगती नुमाइंदा थे बलूचिस्तान के, वहां जब आप ऑपरेशन करने का आपके पास मजाज क्या था? जब आप देखें तो आप अगर सियासी तौर पे मसाइल हल करें, शिकायत थी लोगों को उनसे, स्टेट तो आज भी लोग समझते हैं कि जी वहां वो सुई गैस के मामले में बहुत ज्यादा मतलब इस्तेमाल करते थे, इस तरह से ऑपरेशन वो जो रॉयल्टी उनसे लेते थे वो फिर उनको धमकी दे देते थे कि जी आज हमें इतने अरब रुपया और भेज दें, नहीं तो हम आपका खंभा उड़ा देंगे, हम आपका पाइपलाइन उड़ा देंगे। इस तरह के काम उनके कारिंदे करते रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन लॉलेसनेस अगर होगी, स्टेट की रिट चैलेंज होगी, तो स्टेट तो नहीं है कि हम उनकी जान से उनको मार दें। मुझे एक और आम खबर शामिल करते हैं जी। इमरान खान साहब का बयान, इंतखाबात से कबल सूबों की तकसीम, बल्दियाती इलेक्शन मुस्तरद, हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड से तोड़ दिए। ख़ास तौर पे उन्होंने हस्बे मामूल पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तमाम सूबों की निस्बत नाकिस रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अक्सरियत ना मिली तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत पर तनकीद से इमरान जरदारी की राह हमवार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पे उन्होंने तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जी तमाम सूबों से नाकिस कारकर्दगी रही है इनकी, जबकि मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत इस बात का दावा करती है कि 2008 से लेकर अब तक तमाम सूबों में से सबसे अच्छी कारकर्दगी इनकी रही है। नहीं देखें, अगर आपने मुआवजा करना है तो किसी बुरे यूनिट से तो मुआवजा ना करें। अगर किसी सूबे में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही तो अंधों में काना राजा, तो कोई कसौटी नहीं है कि जी अगर सूबा सिंध में इतने कत्ल हुए तो जी पंजाब में उससे कम हुए, ये तो होना भी नहीं चाहिए ना। हम किसी को बड़ा कोई कसौटी रखें, हमको बड़ा चैलेंज सामने रखें, मैयार, उस मैयार पे हम पूरा उतरें। अब पंजाब में गुज़िश्ता 6 या 7 माह में 3000 कत्ल हुए जी। अगर खानदानी रंजिशों पे भी बहुत से डीपीओ से हमारा मिलने का इत्तेफाक होता है, लाहौर के सीसीपीओ असलम तरीन, ये भी इनसे मेरे अक्सर बातचीत होती रहती है, आईजी पंजाब हाजी बीबर रहमान से टेलीफोनिकली भी होती रहती है। और ये अक्सर कई ऑफिसर्स कह देते हैं जी खानदानी रंजिशों से हुआ। तो खानदानी रंजिशों में भी अगर रूल ऑफ लॉ होगा, अगर आपको कानून का डर होगा, तो आप आसानी से ये नहीं कहेंगे कि जी मेरा ये दुश्मन है तो मैं अपनी जाती रंजिश इसको कत्ल करके खत्म कर लूँ। अगर मुझे ये अपना पता होगा कि मैं गिरफ्त में आऊंगा, कानून की पकड़ में आऊंगा,
तो मैं आसानी से अपनी जाती रंजिश को खून के होली के जरिए नहीं खत्म करूंगा, तो फिर मैं कोई कानून का रास्ता अख्तियार करूंगा। तो कानून का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, उस कानून की बालादस्ती होगी, लेकिन कानून की बालादस्ती इस गुफ्तगू से नहीं होगी, उसमें अदलिया को भी किरदार अदा करना है। उन्होंने अपने केस लॉ के जरिए वहां पे जहां पे सुकम है, जहां पे खुला उनमें, वहां पे कुछ ऐसे फैसले करने हैं अपनी दानिशमंदी से, क्योंकि जज जो है वो एक दानिशकदा होता है, जज अदालत एक दानिशकदा। तो जज मैं नहीं समझता इतना मजबूर होता है कि वो फैसला नहीं कर सकता कि कहां पे कमी है प्रोसिक्यूशन में या क्या है। ये हम सीधा सीधा प्रोसिक्यूशन को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, ये भी गलत है। अदलिया भी इसकी बराबर की जिम्मेदार है, और अदलिया का भी एक जिम्मा है कि मुआशरे को पाक किया जाए जराइम से। ठीक जी, अगली खबर शामिल करते चले जी, जो कि है हम आपको बताते चले डेंगू के हवाले से है, क्योंकि बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है और सूरत हाल काफ़ी जो है इस वक्त संगीन है। डेंगू लार्वा जो है तल्फी का दिन मनाया गया। लाहौर समेत कई शहरों में आगाही वॉक की गई। लाहौर में 50,000 अफराद की वॉक में शिरकत। एयर शो म्यूजिक कॉन्सर्ट से लोग लुत्फानंदोज होते रहे। TMO के दफ्तर में लार्वा की मौजूदगी। कायम मकाम DCO ने मंशा एहसन को जिला बदर कर दिया जी। TMO के दफ्तर में लार्वा जो है पाया गया और उधर जो है इसके हवाले से आगाही मुहिम चलाई जा रही है, वॉक्स का एहतमाम किया जा रहा है। ये तो ऐसी है कि लार्वा और शहबाज शरीफ आमने सामने और मियां शहबाज शरीफ में ये जुर्रत है, मैं लार्वे को गर्दन से पकड़ कर देते थे वो तो जहां नजर आया। अगर लार्वा ने इंसानी शक्ल में मिल जाए तो उसका क्या हशर करेंगे। लेकिन बहरहाल वो अब दुनिया में देखिए, अगर आप बर्टन रसल का एक नॉवल था, उसमें उन्होंने बकायदा इंसेक्ट्स पे एक मजमून लिखा है कि वो कह रहे हैं, वो पेशीन गोई कर रहे हैं कि एक दौर आएगा कि इंसेक्ट्स दुनिया में ये इंसानों के ऊपर छा जाएंगे। और वाकई अगर आप तसव्वुर करें तो ये जो हशरातुल अर्ज़ हैं या मुख्तलिफ चीज़ें, इनको अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी, इंसान की आजमाइश ही है ये। लेकिन बहरहाल ये है कि ऐसे हम थोड़ा सा एज ए सोसाइटी हम अवेयरनेस में बहुत पीछे हैं। मेरा ख्याल है हमें कई वॉक्स और कई आगाही कैंपेन चलाने पड़ेंगे, तब जाके अब भी घरों में उसी तरह जो ऊपर से AC का पानी गिर रहा है या वो जो गटरों के मैन होल है उनके वो छोटे छोटे जो ऊपर वो उठाने वाले जो सुराख होते हैं उनमें भी लोग, एक मामूली सी चीज़ है कैरोसिन ऑयल। लेकिन देखिए कैरोसिन ऑयल इतना महंगा हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए आपको जो 100 रुपए के एवज आप 140 का वो खरीद रहे हैं, तो रोजाना जो आदमी 3,000 रुपया महीना इसका देगा। ये सब लोग तो AC बंद कर दे, लोग तो मॉस्किटो रिपेलेंट खरीदने की सलाहियत नहीं, लोग तो जो कॉयल है या इस तरह की चीजें, इसमें हुकूमत थोड़ा काम कर सकती है, सिटी गवर्नमेंट को भी थोड़ा उनको जरा फंड्स दे और फंड्स थोड़े बहुत वक्फ किए जा सकते हैं कि फ्यूमिगेशन करें मुख्तलिफ इलाकों की। इसमें मैंने पहले भी एक मसले की निशानदेही की थी कि यहाँ भी तकसीम हुई है। हुकूमत ने सोचा हुआ कि ये इलाके हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, सिटी गवर्नमेंट करती है, वो कहते हैं कि ये ठीक है, ये बाहर है, इनको मच्छर भी लड़ने दें या पानी गंदा भी है चलने दें, हम कुछ नहीं कर सकते। और अपने अपने हलकों में जाके वापस अब ये है कि मुझे कुछ पिछले दिनों नदीम हसन आसफ जो हैं, ये आपके वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको मैंने कुछ निशानदेही की थी ऐसे इलाकों की कि जी पिंडी में ये बात होती है, ये वो, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी हमने चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को वज़ीर आला साहब ने ये हुक्म दिया है कि ऐसे इलाकों का भी जो जुरिस्डिक्शन से बाहर है उनके मसाइल के हल के लिए, अब पता नहीं उसमें कितने माह लगते हैं, क्योंकि जवाब आने में भी उन्होंने मुझे 6 माह लगा दिए थे। और अगर 6 माह तो आगे प्लानिंग में, तो मेरे ख्याल अगले कोई इलेक्शन में शायद इमरान खान इस मसले को हल करें, अल्लाह जाने जी, दुआई कर सकते हैं कि इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, हल कर सके। आज के कॉलम की जानी पड़ते हैं जी, और कॉलम आज हम शामिल करेंगे डॉक्टर अजमल रियाजी साहब का। जी, आपको बताते चले बेलियाज के यहाँ डॉक्टर मोहम्मद अजमल रियाजी साहब का कॉलम है जी। हिना ने कृष्णा के हाथ पर राखी बांधी। रहमान दरिक ने मिन्नत समाजन के लहजे में मुअद्दबाना अंदाज में वज़ीर ख़ारिजा भारत कृष्णा से अर्ज किया, इसने भी हाथ भी जोड़े होंगे। कृष्णा ने समझा कि ये नमस्ते है। सर, माजी की तलखियां भुला दें। कृष्णा ने मुआफ़ करने के अंदाज में हाकिमाना लहजे में कहा कि माजी की तलखियां भुला दी हैं तो पाकिस्तान आए हैं, और ये उनका कहना है कि वो 7 साल बाद लाहौर आए हैं। वो जो तल हकीकतें अवाम को याद हैं वो एक फौज को भी ना भूली होंगी। सकूत मशरिकी पाकिस्तान के बाद भारत का मनमोहन एहसान होना तलखियों में जहर घोल देता है। इस वक्त डॉक्टर अजमल रियाजी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। आपने लिखा है जी, हिना ने कृष्णा के हाथ पर राखी बांधी, तो क्या कहना चाहा हमने, क्या वाकई वज़ीर ख़ारिजा ने कृष्णा साहब के हाथ पे राखी बांधी या फिर बैनो सतूर क्या है आपका जी? मैं समझता हूँ जी कि हम इमाम दामन मानते हैं, हमारी औरतें इमाम दामन मानती हैं। कभी हुआ है कि हिंदुस्तान में किसी ने इमाम दामन बांधा हो? हमारा जो कल्चर है उसको तो लिफ्ट ही नहीं कराते वो लोग, लेकिन हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं। जी,
अब ये धागा बांधना जिसको राखी कहते हैं ये मुनासिब नहीं था। मैं समझता हूँ कि एक खास स्टेटस में रहना चाहिए, एक धड़ल्ले से बात करनी चाहिए और मामलात बनाने चाहिए। हमारी पूरे खारजा जो है ये न बेटी है न बहन है, और ये ऐसी औरतों में से है जिनकी इज्जत की जाए तो वो नाराज हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल गलत है। कृष्णा का आना, इससे पहले भी कई वज़ीर खारजा आए थे, वज़ीर आज़म भी आए थे, तो क्या हुआ? 65 बरस में कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ एक बात बताऊं आपको कि जो कॉलम में नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगी, मैं शहबाज शरीफ का क्रिटिक भी हूँ, मगर उनसे जब कृष्णा ने कहा कि आपका हाफिज सईद जो है वो भारत के बारे में बड़े सख्त बयान देता है, तो शहबाज शरीफ ने बड़े धड़ल्ले से कहा कि आपका बाल ठाकरे जो है वो हर वक्त चलता है पाकिस्तान के साथ, आप उसको क्यों मना नहीं करते? तो हैरत से हक्का पक्का होकर कृष्णा जो था वो शहबाज शरीफ को नहीं देखता रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई दो बात तो करनी चाहिए, कोई हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हिनार खैर कहती है हमने 45 बरस से जो हमारी पॉलिसी थी, वो अपनी पोजीशन थी, वो हमने बदल दी है। भाई चीन ने अपनी पोजीशन हांगकांग के लिए नहीं बदली थी, तो हांगकांग उसको बगैर बदले मिल गया। आप अपनी पोजीशन क्यों तब्दील करते हैं? आप युद्ध कर्म क्यों लेते हैं? और फौजी हुक्मरान हो तो उनके लिए तो ये बहुत कर्म की इस्तेलाह जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो कम से कम ये तो करो कि दिल से बुरा मानो उनको जिन्होंने आपका मशरिकी पाकिस्तान ले लिया था बांग्लादेश। बाकी कसम, अगर भारत की फौजी मुदाखलत मशरिकी पाकिस्तान में नहीं होती तो कभी बांग्लादेश न बनता। कश्मीर तो एक मुतनाज़ा इलाका है, मशरिकी पाकिस्तान तो एक गैर मुतनाज़ा इलाका था, अब बलूचिस्तान भी एक गैर मुतनाज़ा इलाका है। और अभी मैं ये बात तो नहीं कर सका कॉलम में, मगर ये कहा गया किसी भारतीय मेहमान की तरफ से कि जनाब हमने तो अजमल कसाब को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, उसको दुनिया के सामने पेश कर दिया कि ये पाकिस्तानी है और उसने दहशतगर्दी की है बम्बे में। आपका वज़ीर दाखिला जो है वो बलूचिस्तान के लिए बढ़ के मारता रहता है कि यहाँ भारतीय मुदाखलत है। क्या वो एक भी भारतीय दहशतगर्द को सामने ला सका है? क्या वो उसको परसू कर चुका है? लेकिन ये लोग जो है वो सरबजीत सिंह, जिसको भारतीय दहशतगर्द है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा मौत दी है, उसकी रिहाई के लिए ये बड़े तड़पते हैं। और हमारा वज़ीर कानून जो है नायक, पता नहीं क्या, फारूक नायक नहीं आई थी, खुदा की कसम, क्या वो इस्लामाबाद से कोट लखपत जेल में एक भारतीय दहशतगर्द सजाए मौत के कैदी से मिलने के लिए आ गया था। तो इन लोगों को कोई एहसास होना चाहिए, इन लोगों को अंदर को कौमी अहमियत होनी चाहिए। पहले अमेरिका इनका आका था, अब भारत इनका आका है। और वो क्या एक पंजाबी की बोली है कि एक तेरी नौकर तो दूसरे तेरे सज्जन दी। एक तो अमेरिका के नौकर हैं और उसके अलावा उसके तमाम जो सज्जन हैं उनको भी नौकर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूंकि अमेरिका की बात की है तो आपने राखी वाली बात की है अपने कॉलम के उन्वान में, तो हिंदुआना रस्म है राखी बांधना। तो हिना रब्बानी खैर साहबा ने एसएम कृष्णा साहब को अगर राखी बांधी है तो मैं अजरा तफन्नुन आपसे पूछना चाहूंगा कि जब सारा पैलेस ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुसाफा किया था तो उन्होंने क्या बांधा होगा? उन्होंने कुछ बांधा नहीं था, लेकिन क्या दिन का बात, क्या बंधन की बात हुई ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक फिक्र आऊंगा मेरे पास कि हिना रब्बानी खैर को कृष्णा को जो राखी बांधी है उसकी बजाय उसको सदर जरदारी को इमाम जामन बांधना चाहिए। ये अजीब खरीब बात है। अच्छा, मैं एक, अगर आपके पास वक्त है जी, छोटा सा जुमला मैं कहूंगा कि इमाम जामन बांधा गया था कैद आजम को, तो कैद आजम ने पूछा कि इससे क्या होगा? उन्होंने कहा आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा क्या इस इमाम जामन से जो रोजनामा डॉन है अंग्रेजी का, उसकी एडिटर की तनकीद से मैं बच जाऊंगा? ये मीडिया का खराज तहसीन था कैद आजम का। लेकिन आपके मीडिया पर करप्शन के इल्जाम आते हैं और सियासतदानों में, सहाफियों में फर्क मिट गया है, सहाफियों और ताजरों में फर्क मिट गया है। क्योंकि ये भी एक मुआवजा है कि ताजरों और सहाफियों को ज्यादा सफरी सहूलतें दी जाएंगी। इसका मतलब है कि सहाफी और ताजर में फर्क मिट गया है। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को, हुक्मरानों को और सहाफियों को ताजर नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने दिल में एक साहिब कलम और साहिब सैफ और साहिब दीन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमल नियाजी साहब, हमसे महवे गुफ्तगू थे, अपने कॉलर से बात कर रहे थे, जो बैनुल सदूर था वो बयान कर रहे थे। आखिरी कमेंट सिर्फ आप कर दें साहब। बहुत उम्दा इन्होंने सारा तज़किया उसका किया। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल आदमी है। एक बात उनकी मैंने जो उसमें से अखज़ किया वो है कि उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए अजमल कसाब को,
तो आपको शायद ये बात पता है कि नहीं, ये रिकॉर्ड पे बात है उनके जो एक चिदम्बरम इंडियन होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि अजमल कसाब और पाकिस्तान से आए हुए ये लोग दे शुड बी ब्रॉट टू इंडियन जस्टिस। ये बकायदा छपा था जिसपे मैंने कॉलम भी लिखा था कि जी यहाँ पे तो साफ फर्क दिखाई दे रहा है कि जस्टिस ना इंडियन होता है, ना पाकिस्तानी होता है, ना अमेरिकन, ये तो यूनिवर्सल होता है। जस्टिस तो ब्लाइंड होता है, जस्टिस तो ब्लाइंड होता है, ये तो एक आफाकी चीज है जो इंसाफ है। लेकिन उन्होंने कहा जी इसको इंडियन इंसाफ के तहत ट्राई किया जाएगा, तो इसलिए तो पहले उनके अंदर खोट तो नजर आ गया। बहुत शुक्रिया मियां सैफ रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे आपके तबसरों और तरजीहों के लिए, और हमने आज हमारे वक्त टुडे की सारी खबरें जो शामिल की और आपकी लाइव कॉल्स भी ली, और आइंदा भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।